हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो वन दरोगा का आपका अपकमिंग एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि हमने नाइन्थ का जो चैप्टर फर्स्ट था वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज आपका क्लास नाइन्थ का जो दूसरा चैप्टर है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, साइंस का, जो कि आपका एनसीईआरटी से पूछा जाना है। तो यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। आपके जो यहाँ पे क्वेश्चन आने हैं वो आपके 100 क्वेश्चन आने हैं, 100 एमसीक्यूज़ आने हैं। लेकिन आप केवल एमसीक्यूज़ ही सॉल्व करके मत जाइएगा। ठीक है, अगर केवल एमसीक्यूज़ करेंगे तो आप केवल एमसीक्यूज़ ही समझ पाएंगे। अगर आप जब तक आप पूरा चैप्टर कवर नहीं कर पाएंगे तब तक आप कोई भी एमसीक्यूज़ सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं आज का दूसरा चैप्टर। तो दूसरा चैप्टर है आज, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो इस प्रकार से ये दूसरा चैप्टर है। तो देखिए, जो पदार्थ होता है उसकी बेसिकली जो अवस्था होती है, एक ठोस होती है, द्रव होती है, गैस होती है, प्लाज्मा होती है, और उसके बाद होती है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो जो भौतिक परिवर्तन होते हैं पदार्थों में वो इस प्रकार से होते हैं। तो पदार्थ में जो परिवर्तन होता है, तो पदार्थ बेसिकली जो आपका होता है एक शुद्ध पदार्थ होता है। ठीक है, फिर पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन भी होता है और पदार्थ में जो मिश्रण भी होता है। तो बेसिकली जो शुद्ध पदार्थ होता है वो आपका तत्वों से बना होता है, या तो तत्वों से बना होगा या यौगिक से बना होगा। ठीक है, तो हम इसमें तत्व पढ़ने वाले हैं, शुद्ध पदार्थ पढ़ने वाले हैं, यौगिक पढ़ने वाले हैं और स्थिर अनुपात का नियम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आगे आता है आपका मिश्रण। तो देखिए, मिश्रण में आपका एक हो गया समांगी मिश्रण, दूसरा आता है विषमांगी मिश्रण। उसके बाद आगे आता है आपका मिश्रण को पृथक करने के तरीके। तो जो आपका मिश्रण होता है उसको आप पृथक किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, या जो विलयन होता है उसको किस प्रकार से आप पृथक करेंगे, सॉल्यूशन होता है जो। पहला हो गया वाष्पीकरण, दूसरा हो गया अपकेंद्रीकरण, फिर आता है आपका पृथक्करण कीप द्वारा पृथक करना, फिर आता है ऊर्ध्वपातन विधि, फिर आता है क्रोमोटोग्राफी, फिर आता है आसवन विधि, फिर आता है आपका क्रिस्टलीकरण, उसके बाद आता है छानन विधि, उसके बाद चुंबकीय पृथक्करण विधि, उसके बाद फटकन विधि। तो इस प्रकार से हम जो है मिश्रण को पृथक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो ये की पॉइंट है ये हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। अब देखिए अध्याय एक नज़र में, इसमें जो है आपका सबसे पहला आता है शुद्ध। शब्द का अर्थ होता है यानी पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, परंतु जैसे शुद्ध शब्द बोलते हैं। ठीक है, तो हम किसी चीज़ को शुद्ध कब बोलते हैं, जिसमें कोई मिलावट नहीं रहती है। लेकिन जो साइंस की लैंग्वेज होती है या विज्ञान की भाषा होती है केमिस्ट्री की, उसमें हम शुद्ध पदार्थ उसको बोलेंगे जिसमें एक ही प्रकार के क्या होंगे, तत्व होंगे, तो उसको शुद्ध बोला जाता है। ठीक है, यानी जैसे कॉपर है, कोई धातु कॉपर है, तो कॉपर को अगर इस कॉपर है तो यह क्या होगा, एक शुद्ध पदार्थ होगा। शुद्ध पदार्थ इसलिए होगा क्योंकि इसमें केवल कॉपर ही के गुण हैं। अगर जैसे कॉपर है तो कॉपर को हम अगर इसके छोटे छोटे पार्ट करेंगे तो इसमें कॉपर का ही निकलेगा। ठीक है, इसमें कोई अन्य धातु नहीं निकल सकती, इसमें आयरन वगैरह नहीं आ सकता है। तो इस प्रकार से हम शुद्ध शुद्ध पदार्थ उसको बोलते हैं जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है। ठीक है, देखिए शुद्ध पदार्थ से तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण एक समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। तो मैंने आपको ये की पॉइंट आपको याद करने हैं और नोट कर देने हैं। ठीक है, नोट नहीं करने हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर आपके नोट्स बना सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं पदार्थ। अब देखो पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ एक प्रकार का द्रव्य होता है जो कि भौतिक प्रक्रमों द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्य में पृथक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो पदार्थ एक प्रकार का द्रव्य है जिसको कि भौतिक प्रकार के द्रव्य में पृथक नहीं किया जा सकता है। और एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों का बना होता है। तो कोई शुद्ध पदार्थ है तो वो एक ही प्रकार के कणों का बना होगा। ठीक है, साइंस की लैंग्वेज में। उसके बाद आगे आता है आपका मिश्रण। तो देखो मिश्रण क्या है। मिश्रण एक पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों का बना होता है। ठीक है, तो मिश्रण बेसिकली उसको बोलेंगे जिसमें दो या दो से अधिक आपके तत्व होंगे या दो या दो से अधिक यौगिक होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको आप मिश्रण बोल देंगे। जैसे वायु में होगी जैसे गैसों, जैसे ऑक्सीजन होगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या हो गया आपका, ऑक्सीजन आपका इसमें दो तत्व हैं, एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे नाइट्रोजन हो गया, उसके बाद आपका आर्गन गैस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी। ठीक है, जल वाष्प होगी,
तो ये क्या है आपके, ये मिश्रण होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं मिश्रण के प्रकार। तो देखो मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं। तो जो मिश्रण होता है आपका वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। पहला समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण वो मिश्रण होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें पदार्थ एक दूसरे में अविमेद होता है, यानी समांगी मिश्रण कहलाता है। जो एक ही टाइप के पदार्थ होते हैं, जैसे हो गया आपका, जैसे जल हो गया आपका, ठीक है, पानी है और चीनी है। अगर इन दोनों का मिश्रण करेंगे, जैसे ये आपकी कोई जार है, तो इस जार में अगर पानी भरा हुआ है, इसमें अगर चीनी घोल दें, ठीक है, चम्मच वगैरह से किसी से भी घोल दें, तो ये क्या, चीनी इसमें आसानी से घुल जाएगी। तो चीनी घुल जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका समांगी मिश्रण कहलाएगा, ठीक है। यह समांगी मिश्रण होगा। उसके बाद आगे आता है आपका विषमांगी मिश्रण। तो विषमांगी मिश्रण उसको बोलते हैं, ये वो मिश्रण जिसमें पदार्थ पृथक रहते हैं और एक पदार्थ छोटे कणों या छोटी छोटी बूंदों अथवा बुलबुले के रूप में एक दूसरे पदार्थ में हर जगह फैला रहता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है, ठीक है। तो जैसे विषमांगी मिश्रण ये हो गया, जैसे ये पानी है, तो पानी में आपने यहाँ पे आपने रेत मिला दी, ठीक है। तो रेत मिलाएंगे तो क्या होगा, पानी आपको जो है रेत इसमें दिख जाएगी, साफ साफ दिख जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका विषमांगी मिश्रण होता है। जैसे ये हो गया चीनी और बालू यानी रेत का मिश्रण, चीनी का मिश्रण हो गया। चीनी और बालू अगर इकट्ठा करेंगे, ठीक है, तो उनको मिश्रण नहीं बन पाएगा, ये चीनी अलग रहेगी और बालू अलग रहेगा। इस प्रकार के मिश्रणों को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। आगे आता है आपका द्रवों में ठोस का निलंबन भी विषमांगी मिश्रण कहलाता है, ठीक है। तो जो किसी द्रव में अगर ठोस को मिला देंगे तो वो आपका विषमांगी मिश्रण कहलाएगा, ठीक है। जैसे पानी हो गया, तो पानी में आप किसी ठोस पदार्थ को मिला देंगे, जैसे आप लोहा मिला देंगे वगैरह, कुछ भी अगर आप ठोस पदार्थ मिलाते हैं उसमें, तो वह आपका विषमांगी मिश्रण कहलाता है। आगे चलते हैं। आगे आता है आपका विलयन, ठीक है। तो विलयन यानी सॉल्यूशन। तो जो विलयन होता है, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, ठीक है। तो जैसे आपका पानी हो गया, तो पानी में आपका अगर जैसे नींबू का रस मिला दिया जाए तो नींबू पानी बनता है, तो वो क्या हो गया आपका, वो आपका एक विलयन बन जाएगा। और इस प्रकार दो पदार्थ इसमें मिलेंगे तो वो आपका विलयन बन जाएगा, ठीक है। जैसे पानी में चीनी वगैरह होगी तो ये आपका विलयन बन जाएगा। अब देखिए आगे, किसी विलयन को दो भागों में विलायक और विलेय में बांटा जाता है। तो जो भी विलयन होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है आपका विलेय और दूसरा होता है आपका विलायक। तो विलेय उसको बोलते हैं जो आपका घुलनशील होता है, जैसे पानी और, मैंने बताया था ना, पानी और चीनी का जो मिश्रण है, तो यहाँ पे आपका जो चीनी रहेगा वो आपका विलेय हो जाएगा और जो आपका पानी रहेगा ये आपका विलायक हो जाएगा, ठीक है। तो विलायक उसको बोलेंगे जिसमें पदार्थ घुलता है और विलेय उसको बोलेंगे जो पदार्थ उसमें घोला जाता है, ठीक है, तो उसको विलेय बोलेंगे। अब देखो जो विलयन होते हैं वो आपके तीन प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी 3 टाइप्स के होते हैं। पहला आता है आपका वास्तविक विलयन, दूसरा आता है आपका कोलाइड विलयन, तीसरा आता है आपका निलंबन। तो जो वास्तविक विलयन होता है, वास्तविक विलयन के कणों का आकार जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है। जैसे इसका आकार होता है 10⁻⁹ मीटर। इस टाइप का आकार वास्तविक विलयन का होता है। और इसके बाद आता है आपका कोलाइड विलयन। तो कोलाइड विलयन में आपका 10⁻⁹ माइनस 10⁻⁻6 मीटर इतने आकार तक का आपका कण होता है, जो कि आपका कोलाइड विलयन होता है। उसके बाद आता है आपका निलंबन। तो निलंबन में आपका कणों का आकार इससे बड़ा होता है, यानी 10⁻⁻6 मीटर तक आपका जो है निलंबन में होता है। आगे आते हैं विलेय को नंगी आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता। तो जो विलेय के कण होंगे उसको हम मतलब ऐसे आंखों से नहीं देख सकते हैं, सामान्य तो नहीं देख सकते हैं। और जो कोलाइड है इसको नंगी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसको देखा जा सकता है, ठीक है, कोलाइड विलयन में। आगे आता है निलंबन। तो निलंबन को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, ठीक है, यानी इसको साफ साफ हम देख सकते हैं सामान्य तो।
उसके बाद आता है आपका वास्तविक विलयन। क्या होता है? एक समांगी मिश्रण होता है। और उसके बाद कोलाइड विलयन आपका समांगी तो दिखाई देता है परंतु वास्तव में विषमांगी होता है, ठीक है। और उसके बाद जो तीसरा आता है निलंबन, तो निलंबन आपका विषमांगी मिश्रण होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये समांगी मिश्रण है, ये समांगी दिखाई देता है लेकिन विषमांगी होता है, और ये विषमांगी मिश्रण है। अगला आता है आपका छानन विधि द्वारा इसके कण पृथक नहीं करे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके कण पृथक नहीं कर सकते हम। जैसे छानन विधि होती है, ये छन्नी होगी, यहाँ से अगर विलयन को डालेंगे तो इसके कण आप आसानी से पृथक नहीं कर पाएंगे। और इसके कण को, और जो आपका कोलाइड विलयन होता है इसमें आपके कण को भी पृथक नहीं कर सकते हैं। और जो आपका निलंबन होता है, निलंबन में छानन द्वारा पृथक कर सकते हैं, यानी छानन विधि द्वारा इसके कणों को अलग अलग कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका जो वास्तविक विलयन होता है वो आपका पारदर्शी होता है, कोलाइड विलयन आपका अपारदर्शी होता है, और जो आपका निलंबन होता है वो आपका पारभासी होता है। उसके बाद आता है जो आपका वास्तविक विलयन होता है, स्थिर विलयन रखने पर कण नीचे बैठते हैं, ठीक है। तो अगर विलयन को स्थिर रखेंगे, जैसे पानी और चीनी का विलयन है, तो इसको अगर स्थिर रखेंगे तो इसके चीनी के कण क्या होंगे? नीचे बैठ जाएंगे। और इसमें स्थायी विलयन होता है, ठीक है। यह एक स्थायी विलयन होता है कोलाइड। और उसके बाद आता है निलंबन। निलंबन एक अस्थायी विलयन जिसके कण नीचे बैठ जाते हैं। वास्तविक विलयन पर टिंडल प्रभाव नहीं दिखता है, और जो कोलाइड विलयन होता है इस पर टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। और इस पर कभी कभी जो निलंबन होता है इसमें कभी टिंडल प्रभाव दिखाई देता है और कभी नहीं दिखाई देता है, यानी दोनों अवस्थाएं हो सकती है। अब अगला आता है आपका विलयन के कण छन्ना कागज से पार निकल सकते हैं, यानी निकल जाते हैं, ठीक है। तो जो वास्तविक विलयन होता है, अगर ये छन्ना कागज है तो इससे विलयन के कण आसानी से पार निकल जाते हैं। और निलंबन के कण छन्ना कागज से पार नहीं निकल सकते हैं। और कोलाइडों के जो कण होते हैं वो छन्ना कागज में से गुजर जाते हैं, यानी कोलाइड के कण भी आपके छन्ना कागज में गुजरते हैं और निलंबन के कण छन्ना कागज में पार नहीं निकल सकते हैं। उसके बाद आता है आपका, जैसे उदाहरण हो गया आपका वास्तविक विलयन का उदाहरण हो गया आपका चीनी में पानी। उसके बाद अगला आता है आपका कोलाइड विलयन का उदाहरण हो गया आपका दूध हो गया, ठीक है, जैसे रक्त हो गया, ब्लड। और अगला आता है आपका निलंबन। तो निलंबन में आपका जैसे रेत हो गया, ठीक है, रेत बालू और पानी का मिक्सर हो गया, तो ये आपका निलंबन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है कोलाइडी जो विलयन होते हैं उसके कुछ सामान्य उदाहरण। तो देखो यार, जो कोलाइडी विलयन होते हैं वो आपके विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे ठोस में द्रव का मिक्सचर हो गया, द्रव में ठोसों का मिक्सर हो गया, गैस गैस का हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो विलयन होते हैं इनके कुछ उदाहरण देखने वाले हैं। तो देखिए, पहला है द्रव और गैस का। तो द्रव और गैस का मिश्रण होगा वो एरोसोल होगा, और इसके उदाहरण आपका जैसे धुंध बादल हो गए, ठीक है। अगला आता है आपका ठोस और गैस का। तो ठोस और गैस का मिश्रण आपका एरोसोल टाइप का होगा ये, और इसका टाइप जैसे धुआं हो सकता है, ठीक है। अगला आता है गैस और द्रव का मिश्रण। तो गैस और द्रव का मिश्रण आपका फोम यानी झाग होगा, इसका उदाहरण आपका शेविंग क्रीम है। जैसे द्रव और द्रव का उदाहरण आपका इमल्सन बनाते हैं, इसका उदाहरण आपका हो गया दूध, चेहरे की जो क्रीम होगी, और दरवाज़ों का पेंट वगैरह हो गया। अगला आता है ठोस और द्रव का गैस, ये आपका सोल बनाता है, ये आपका बालू गोबर वगैरह हो सकता है, ठीक है। अगला आता है आपका गैस और ठोस का मिश्रण। तो गैस और ठोस का मिश्रण आपका झाग बनाएगा, जैसे झाग हो गया, रबर हो गया, स्पंज हो गया। उसके बाद द्रव और ठोस का मिक्सर आपका जेल बनाएगा। तो जेल में जेली होगी, पनीर होगी आपकी, ठीक है। तो ये आपका जैसे पनीर किसका उदाहरण है? तो पनीर जो है द्रव में ठोस का उदाहरण है। अगला आता है आपका ठोस और ठोस का। तो ठोस और ठोस का अगर मिक्सर करेंगे तो ये ठोस सोल बनाएगा, यानी रंगीन दूध टाइप का बनाएगा। इसका उदाहरण हो गया आपका रंगीन रत्न हो गया, कांच हो गया, ठीक है। तो जो कांच है वो आपका ठोस में ठोस का उदाहरण है। आगे चलते हैं। आगे आता है गैस में जो है गैस कोलाइड विलयन नहीं है, यह एक मिश्रण है। तो अगर गैस में गैस को मिला देंगे तो ये क्या होगा? ये कोलाइड विलयन नहीं होगा, ये आपका मिक्सचर होगा, ठीक है, यानी मिश्रण होगा। तो देखो, जो विलयन होता है, विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता द्वारा द्रव्यमान। तो जो विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता रहती है उसके द्वारा द्रव्यमान को कैसे ज्ञात किया जाता है?
पहला आ जाएगा आपका विलेय का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान। तो जैसे विलेय का द्रव्यमान आपका 10 मोल है और विलयन का द्रव्यमान आपका हो गया जैसे 20 मोल है, ठीक है। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो ये आपका 50 मोल के आसपास आ जाएगा, ठीक है। अगला जो आएगा आपका बिलियन में आयतन प्रतिशतता। तो बिलियन में जो आयतन प्रतिशतता होगी वो आपकी विलेय का द्रव्यमान अपॉन बिलियन का आयतन इंटू 100। तो इस प्रकार से ये दो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला आता है मिश्रण को पृथक करने के तरीके। तो जो देखिए जो मिक्सचर होता है उसको पृथक कैसे कर सकते हैं हम, तो इसकी जो विधियां हैं इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला है आपका वाष्पीकरण द्वारा। तो मिक्सचर जो होता है इसको दो पदार्थों में से एक पदार्थ का वाष्पीकरण होना, जैसे एक पदार्थ का क्वथनांक दूसरे से कम होता है। तो जैसे दो पदार्थ हैं और इनका जो मिक्सचर है, तो इसको अगर अलग अलग करना है तो इसमें से एक पदार्थ का क्वथनांक जैसे कम होगा तो एक का अधिक होगा। जैसे इसका आ गया डाई। तो जो डाई होती है जो कपड़े वगैरह पे लगाते हैं, ठीक है, और पानी बीकर, और पानी हो गया आपका, ठीक है। तो इसमें से अगर जब हम इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, आपका पानी तो वाष्पित हो जाता है, यानी पानी उड़ जाता है भाप बन के, और रंगवॉच ग्लास में रह जाता है, ठीक है, और जो डाई है वो आपकी ग्लास में बच जाती है, ठीक है। उसके बाद अगला आता है आपका अपकेंद्रीकरण, जो अगली विधि है, ये आपका उसका उदाहरण हो गया, वाष्पीकरण का उदाहरण। जो अगली विधि आपकी वो है अपकेंद्रीकरण। तो देखो अपकेंद्रीकरण जो है मूल सिद्धांत, जब किसी पदार्थ को तेजी से घुमाया जाता है तो भारी कण नीचे की तरफ दबाव डालते हैं और हल्के कण ऊपर चले जाते हैं। तो अपकेंद्रीकरण की विधि बेसिकली ये है कि भारी कण नीचे जमा हो जाएंगे और जो हल्के कण होंगे वो ऊपर आपके ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। जैसे दूध से क्रीम पृथक करना। तो जैसे दूध होता है, आप सभी के घर में होगा, तो दूध है तो उससे अगर आपको क्रीम अलग करनी है तो उससे आप क्या करेंगे, इसको तेज़ी से घुमाएंगे, फिर उससे क्या होगा, जो क्रीम है आपकी वो ऊपर आ जाएगी और दूध जो भारी होगा वो आपका नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। देखिए इसका ये उदाहरण है, जैसे भारी कण ये हो गए, अगर इसको तेज़ी से घुमाएंगे तो ये भारी कण नीचे बैठ जाएंगे, हल्के कण बीच में रहेंगे और जो बहुत हल्के कण होंगे वो आपके ऊपर आ जाएंगे। इस प्रकार से देखिए जो शराब है यानी वाइन है, और रक्त को जांचने के लिए प्रयोगशाला में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे शराब और रक्त है तो इसको जांचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा हो गया क्रीम से मक्खन बनाने में। तीसरा हो गया आपका वॉशिंग मशीन में कपड़ों में से पानी निकालने के लिए इसी विधि का उपयोग किया जाता है। तो आपके घर में जो वॉशिंग मशीन है उसमें से अगर कपड़ों में से अगर आपका धूल मिट्टी वगैरह निकालनी है तो क्या होता है, जो धूल मिट्टी वगैरह होते हैं वो आपके कण भारी होते हैं, तो वो कण आपके नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपके कण नीचे बैठ जाते हैं तो वो पानी के साथ फिर बह जाते हैं, उसके बाद से ये प्रक्रिया होती है। तीसरा जो आता है आपका वो आता है पृथक्करण कीप। तो देखिए पृथक्करण कीप में दो अघुलनशील द्रव जो एक साथ नहीं घुले रहते हैं उनको आसानी से पृथक्करण किया जाता है, ठीक है। ये देखिए पृथक्करण कीप का जो पृथक्करण कीप है उसका अगर स्टॉप कॉर्क खोलने से पानी जो है दूसरे बीकर में इकट्ठा कर सकते हैं तथा दूसरे बीकर में बचा तेल इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे पानी से तेल पृथक करना, तो देखा होगा आपने, जैसे गिलास में अगर पानी भर देंगे, ठीक है, उसमें अगर तेल की कुछ बूंदें डाल देंगे तो क्या होता है, तेल ऊपर ऊपर रहता है और पानी अलग अलग रहता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो घर में ये प्रयोग करके आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखते हैं हम, ये देखिए आपका ये कीप है, ये गोल कीप होगी, ये आपका सरसों का तेल हो गया, ये आपका स्टॉप कॉर्क हो गया, ये आपका स्टैंड हो गया, ये बीकर हो गया और ये पानी हो गया। तो ये पानी है आपका, यहाँ से आपका ये सरसों का तेल है, ये ऊपर चले जाता है, ठीक है। अगला जो आता है आपका वो आता है ऊर्ध्वपातन विधि। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। तो मूल सिद्धांत इसका ये है कि दो पदार्थों के बीच एक पदार्थ जो है ऊर्ध्वपातित हो जाता है, यानी जो सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है।
तो जैसे दो पदार्थ होते हैं उसमें से एक पदार्थ आपका सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, जबकि दूसरा पदार्थ वैसे का वैसा ही रहता है। तो इसमें देख सकते हैं आप, ये देखिए ये अमोनिया क्लोराइड है, ये आपका ऊपर है, फिर आपका ये हो गया, फिर ये हो गया आपका अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट हो गया, ये आपका चाइनीज डिश होगी कोई, ये हो गया बर्नर। तो यहाँ से अगर हीट देंगे, ठीक है, तो यहाँ से अगर हीट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो आपका ठोस पदार्थ है, एक पदार्थ तो आपका गैस में परिवर्तित होके उड़ जाएगा और दूसरा पदार्थ आपका यहीं पे रह जाएगा, ठीक है। इसका उदाहरण आपका ये है, जैसे NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो अमोनिया क्लोराइड और खाने का नमक को अगर मिश्रण को आसानी से अलग किया जा सकता है। मिश्रण को गर्म करने पर अमोनियम क्लोराइड सीधे ठोस से गैस बन जाता है, जबकि नमक शेष बच जाता है। तो जैसे अमोनिया क्लोराइड और आपका नमक है, तो इन दोनों का अगर आपका मिश्रण है, तो अगर इसको गर्म करेंगे, हीट देंगे, ठीक है, इसका टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे, तो इसका टेम्परेचर बढ़ाने पे आपका नमक तो यहीं रहता है, लेकिन आपका अमोनियम क्लोराइड जो है वो आपका उड़ जाता है, ठीक है। इसके जो प्रयोग हैं, जैसे कपूर है आपका, तो कपूर तो देखा होगा आपने, सबके घरों में होगा, ठीक है। तो कपूर को जब आप रखते हैं किसी कपड़े के अंदर, तो क्या होता है, जो ये होता है धीरे धीरे कम होने लगता है, ये बिना द्रव हुए सीधे गैस में उड़ जाता है, यानी ठोस से सीधे गैस बन जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हो गया आपका नेप्थलीन की गोलियां होगी आपकी, एंथ्रासिन होगी, अमोनियम क्लोराइड में ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग हो जाते हैं, ठीक है। पांचवा जो अनुप्रयोग है आपका वो है आपका क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी का मूल सिद्धांत, किसी मिश्रण में रंगीन यौगिक होते हैं जो रंजित कणों को पृथक कर सकते हैं किसी सोखने वाले फिल्टर पेपर की सहायता से। जब पानी या विलयन के कणों को ऊपर की ओर दो अलग अलग रंगों के साथ जाते हैं, तो क्रोमेटोग्राफी पेपर द्वारा पृथक हो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों रंग अलग अलग गति से सोख लिए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ये हो गया आपकी, ये है जैसे आपका उदाहरण, ये कागज़ की पट्टी है, इसमें अगर आपकी पेन से अगर आपने ये स्याही जैसे लगाई है यहाँ पे, तो इस प्रकार से जो स्याही का निशान है वो कागज़ की पट्टी पे रहता। तो यहाँ पे देखेंगे आप, जो ये इस विधि से कांच की छड़ यहाँ पे है, उसके बाद जो ये पेपर क्लिप्स है, ये आपका जार हो गया, ये आपका स्याही का निशान हो गया जो आपको बीच में दिख रहा है, और नीचे से आपका जल हो गया। तो इस विधि से क्या होता है, जो आपका स्याही होती है वो आपकी पृथक हो जाती है, ठीक है। इसके अनुप्रयोग जो हैं आपके डाई को पृथक करने में, तो जैसे डाई होती है, तो इसका अनुप्रयोग भी डाई को पृथक करने में किया जाता है। क्लोरोफिल से पिगमेंट को पृथक करने में, तो जो क्लोरोफिल होता है उससे पिगमेंट को पृथक करने में, खून से ड्रग पृथक करने में, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये देखिए, जब कोई भी खिलाड़ी होता है उसका जब डोपिंग टेस्ट होता है, तो उसका जो है ब्लड सैंपल लिया जाता है, ठीक है। तो ब्लड सैंपल में अगर उसका अगर जैसे ड्रग नहीं मिलेगा, तो वो डोपिंग टेस्ट में पास हो जाएगा। अगर उसके ब्लड से अगर ड्रग के कुछ पार्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है, कुछ पार्टिकल मिल जाते हैं, यानी कुछ कण जो है ड्रग के मिल जाते हैं, जो पदार्थ आपके प्रतिबंधित होते हैं, तो उससे क्या होता है, उन पे जो है बैन लग जाता है, या उनको उस खेल से निष्कासित कर दिया जाता है। अगला आता है आपका आसवन विधि। तो आसवन विधि में आपका जो है दो संघटकों के बीच एक का क्वथनांक दूसरे से कम होता है। यह विधि दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए की जाती है। जब पानी और एसीटोन का मिश्रण को गर्म किया जाता है, ठीक है, तो यह गर्म होकर वाष्पित रूप से ट्यूब में चला जाता है। यहाँ फिर एक द्रव बन जाता है और एक प्रकार से एसीटोन बीकर में एकत्रित हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार की ये विधि है। यहाँ से आपका जो है, जब दो संगठक होते हैं, ठीक है, तो इनका अगर मिक्सचर है, तो इसको अगर एक दूसरे से कम करना है, तो एक का क्वथनांक कम होगा, एक का क्वथनांक आपका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जब आपका क्वथनांक कम या और ज़्यादा होगा, तो इसके बाद जब इसको गर्म करेंगे, हीट देंगे, टेम्परेचर देंगे, तो इसको गर्म करने पर जिसका क्वथनांक ज़्यादा होगा, एक तो यहीं रहेगा और दूसरा आपका उड़ जाएगा गैस में, ठीक है, यहाँ से वाष्प बन के उड़ जाएगा। तो दूसरा उड़ जाएगा तो एक यहीं रहेगा। तो इस प्रकार इसको पृथक किया जाता है।
देखिए आगे आपका दो संगठकों को ज़्यादा संगठक एक ही द्रव में उपस्थित होते हैं जिनका क्वथनांक भिन्न होता है, तब हम प्रभाजी आसवन विधि से इस्तेमाल करके ताकि सारे संगठक अलग अलग हो जाएं। और उदाहरण हवा तथा पेट्रोलियम। तो जैसे आपका पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम के पैराफिन मोम को में पृथक किया जाता है। जैसे तेल हो गया, लुब्रिकेंट हो गया, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल। तो जो ये पेट्रोलियम टाइप के पदार्थ होते हैं, इस विधि का बेसिकली प्रयोग इसमें इनको पृथक करने में किया जाता है। ठीक है, अब देखिए हवा से गैस कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हवा को भी इस विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए वायु है, हवा है, हवा का अगर दाब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये द्रवीय वायु बन जाएगी, यानी जो वायु है वो आपकी द्रव रूप में आ जाएगी। उसके बाद प्रभाजी आसवन को वायु को धीरे धीरे गर्म करते हैं। उसके बाद विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का क्या होता है, पृथक्करण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका प्रभाजी आसवन विधि से ये पृथक होता है। ये देखिए साधारण प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है जो कि शीशे के गुटकों से भरी होती है। ये गुटके वाष्प को ठंडा और संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं। अगला पॉइंट जो आपका आता है, तेल को शुद्ध करने वाली मशीनों द्वारा क्रूड ऑयल अलग करने में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कार्बनिक रस को शुद्ध करने में। अगला पॉइंट है ऑक्सीजन, द्रव, नाइट्रोजन तथा ऑर्गन को वायु से पृथक करने में प्रभावी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका प्रयोग है। अगला आता है आपका क्रिस्टलीकरण। तो क्रिस्टलीकरण में जो मिश्रण होता है उसमें से अशुद्धियों को दूर करने से पहले किसी उपयुक्त विलयन में घोलना और क्रिस्टलीकरण द्वारा एक संगठन को पृथक करना। ठीक है, तो जैसे मिक्सचर है, मिक्सचर को किसी विलयन में घोल देंगे। अगर ये विलयन में घोल देंगे तो इसके बाद जो क्रिस्टल बचेंगे यहाँ पे उनको क्या है, ये देखिए जैसे कॉपर सल्फेट है। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट को क्या किया जाता है, यहाँ पे पहले सल्फ्यूरिक अम्ल में घोला जाता है। ठीक है, तो HCl में अगर इसको घोलेंगे उसके बाद फिर क्या होगा, जो कॉपर सल्फेट है उसके क्रिस्टल बन जाते हैं। तो आपके जो है शुद्ध कॉपर के क्रिस्टल बन जाते हैं, और जबकि जो अशुद्धियाँ होती है वो आपकी सल्फ्यूरिक अम्ल में चली जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से कॉपर के जो है आपके शुद्ध क्रिस्टल बन जाएंगे और जो अशुद्धियाँ हैं वो आपकी सल्फ्यूरिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाती है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ चली जाती है। ठीक है, तो इस विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लिया जाता है और शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त कर लिए जाते हैं। अब देखिए वाष्पीकरण से क्रिस्टलीकरण की विधि अधिक बेहतर क्यों है। तो इस कारण है क्योंकि कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं यानी टूट जाते हैं, तो उनको गर्म करने पर चीनी के समान झुलस जाते हैं। ठीक है, तो वो अगर उनको हीट देंगे तो वो झुलस जाते हैं। उसके बाद अगला आता है छानने के पश्चात अशुद्ध विलेयी पदार्थों को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियाँ रह सकती है। वाष्पीकरण होने पर ये अशुद्धियाँ ठोस को संदूषित कर देती हैं। तो जैसे विलयन होगा, तो विलयन में अगर ठोस को घोलेंगे तो अगर इसको गर्म करेंगे, हीट देंगे, तो जो वाष्पीकृत हो जाएगा, कुछ तो वाष्पीकृत हो गया, लेकिन कुछ क्या होगा, जो यहाँ पे ठोस है उसके साथ ही वहाँ पे रहेगा। इसका उपयोग जो है समुद्री पानी से नमक को साफ करने में किया जाता है, और जो है क्रिस्टल को पृथक शुद्ध करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखिए जो घर में जल होता है उसको शुद्ध कैसे किया जाता है। तो जो घर का जल शोधन संयंत्र है, यानी संग्रहित जल, जो अशुद्ध पानी है घर में, उसको जो है अवसादन टैंक में भर लिया जाता है। ठीक है, तो अवसादन टैंक में भरेंगे तो ठोस जो पदार्थ होगा वो आपका नीचे बैठ जाएगा, और उसके बाद भारण टैंक में इसको डाला जाएगा। तो भारण टैंक में डालने के बाद ये क्या हो जाएगा, सभी अशुद्धियाँ छान ली जाती है यहाँ पे। उसके बाद आपका ये पानी जो है घरों में इस्तेमाल हेतु प्रयोग किया जाता है, और इसमें जो पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है इसको क्लोरीनीकरण टैंक भी कहते हैं। ठीक है, आगे आता आपका भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो देखो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या क्या हो सकते हैं। जो भौतिक परिवर्तन है यह आपका उत्क्रमणीय होता है। भौतिक परिवर्तन के दौरान कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, बहुत कम मात्रा में ऊष्मीय अथवा प्रकाश ऊर्जा ली जाती है। ठीक है, और उदाहरण है जैसे बर्फ़ का पिघलना। तो जैसे बर्फ़ है, तो बर्फ़ अगर पिघलेगी तो जैसे आप बर्फ़ को रूम टेम्परेचर पर रख दोगे सामान्य
तो वो क्या होगा, आसानी से पानी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा कार्य नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, और जैसे अब रासायनिक परिवर्तन में आ जाते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन में यह अनुत्क्रमणीय होता है और नया पदार्थ बनता है। ठीक है, तो जैसे भौतिक परिवर्तन में था, इस टाइम पे तो भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन होगा उसमें नया पदार्थ बनता है। एक रासायनिक परिवर्तन में एक बड़ी मात्रा में ऊष्मीय अथवा प्रकाश ऊर्जा ली या निकाली जा सकती है। ठीक है, तो जैसे कभी भी कोई अगर केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें बेसिकली क्या होता है, या तो ऊर्जा दी जाती है या तो वहाँ से केमिकल रिएक्शन से ऊर्जा ली जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। ठीक है, जैसे लकड़ी का जलना, तो लकड़ी को अगर जलाएंगे तो उसमें क्या होगा, आपको हीट देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। और इसी प्रकार से अगर बर्फ़ है तो बर्फ़ को अगर पानी में चेंज करना है तो बेसिकली आप रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो ये पानी में अपने आप ही चेंज हो जाएगा। और लकड़ी को जलाएंगे तो इसमें आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि उसको टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अगला आता है आपका तत्व, एलिमेंट। तो एलिमेंट किसे कहते हैं, तो एलिमेंट एक शुद्ध पदार्थ है जिसे न तो साधारण पदार्थों में तोड़ा जा सके और ना ही किसी ज्ञात भौतिक रासायनिक क्रिया द्वारा दो या साधारण पदार्थों से बनाया जा सके। ठीक है, तो तत्व वह है जिसको साधारण पदार्थों में तो तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन किसी भौतिक या रासायनिक क्रिया द्वारा बनाया भी नहीं जा सकता है। ठीक है, जैसे लोहा है, सोडियम हो गया, तो जैसे लोहा है आपका और आपका सोडियम हो गया। ठीक है, तो अगर आप इसको तोड़ेंगे तो ये क्या होगा, लोहा है, ये इतना बड़ा लोहे का जैसे पार्टिकल है, आप इसको तोड़ेंगे तो ये छोटा कण बनेगा, तो ये भी क्या रहेगा, ये भी लोहे का ही कण रहेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि ये एल्यूमिनियम का में चेंज हो जाएगा या सिल्वर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसी में चेंज नहीं होगा, ये तो लोहा ही रहेगा। तो इस प्रकार से ये एक तत्व है। जैसे सोडियम है आपका, तो सोडियम को अगर आप तोड़ेंगे तो वो छोटा पार्टिकल बनेगा, लेकिन वो पार्टिकल भी आपका सोडियम का ही रहेगा। अब देखते हैं तत्व के प्रकार। तो देखिए, जो तत्व होते हैं आपके, एलिमेंट होते हैं बेसिकली, ये आपके 3 टाइप के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। तो जो धातुओं के गुण देखते हैं पहले। धातु जो होती है आपकी, वो आपकी चमकदार होती है, यानी उनमें अपनी चमक होती है। आघातवर्ती होती है, तन्य होती है, अर्थात धातुओं को खींचकर तार बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो जो धातु है उनको खींचकर आपके तार वगैरह बनाए जा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा बिजली की लाइन वगैरह होती है, तो इस पर आपके एल्यूमिनियम के तार लगे होते हैं। तो ये क्या है, एल्यूमिनियम क्या है, एक धातु है, इसको क्या खींचकर आपके तार बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जो पहले ज़माने में आपके, मतलब पिछली शताब्दी में आपके जो है, ये आपके जो बिजली के तार होते थे वो आपके चांदी के होते थे। ठीक है, सिल्वर के। तो जो सिल्वर के तार होते थे वो लगे रहते थे, लेकिन लोगों ने क्या कर दिया, लोगों ने वहाँ से चोरी शुरू कर दी, और चोरी शुरू करेंगे तो फिर कौन रखेगा। ठीक है, तो उसके बाद तो फिर उन्होंने वो निकालने शुरू कर दिए। और देखते हैं धातुओं के गुण। धातुओं के जो गुण होते हैं वो आपके, किसी वस्तु से मारा जाता है तो ये ध्वनि पैदा करते हैं। ठीक है, तो धातुओं में एक ध्वनि पैदा होती है, ये ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, तो ऊष्मा और विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। उदाहरण के लिए हो गया आपका सोना हो गया, लोहा हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम होगा, चांदी हो गया। इस प्रकार के बहुत सारे आपके उदाहरण हैं। ठीक है, धातुओं के। अगला आता है आपका अधातु। अधातु में क्या होता है, आपकी चमकदार नहीं होती है, यानी अधातु में अपनी चमक नहीं होती है। आघातवर्धक नहीं होते हैं, यानी तन्य नहीं होते हैं, भंगुर होते हैं। जैसे इनको पीटेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, चूर चूर हो जाएंगे। ठीक है, टूटने शुरू हो जाएंगे। सोनेरस नहीं होते हैं, यानी आपकी ध्वनि पैदा नहीं करते हैं। ठीक है, कुचालक होती है, ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। जैसे हो गया आपका ऑक्सीजन हो गया, आपका फॉस्फोरस हो गया, तो ये आपके ऊष्मा और विद्युत के क्या हैं, कुचालक हैं। ठीक है, और उपधातु में आता है आपका, उपधातु ऐसे तत्व और धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं। ठीक है, तो उपधातु उसको कहते हैं जिसमें आपका ये कभी कभी धातु के रूप में प्रयोग होता है और कभी कभी अधातु के रूप में प्रयोग होता है। तो कुछ गुण इनमें धातुओं के रहते हैं और कुछ गुण अधातुओं के इनमें रहते हैं। तो देखते हैं इनके उदाहरण जो हैं आपके, वो हो गया आपके बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, आपका जर्मेनियम हो गया। तो ये आपके उपधातु के उदाहरण हैं। आगे आता है आपके मिश्रण और यौगिक में अंतर। ठीक है, तो जो आपका मिश्रण होता है, मिश्रण क्या होता है और यौगिक क्या होता है, तो इसको हम पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ये आपके मैं आपको इम्पोर्टेंट
की पॉइंट ही बता रहा हूँ, ठीक है। पूरा चैप्टर आपको नहीं बता रहा हूँ। अगर पूरा चैप्टर पढ़ने जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, हो सकता है आपको 3-4 महीने लग जाएं पूरा चैप्टर में। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जिनके नोट्स मैंने आप तैयार किए हैं आपके लिए, तो मैं उन्हीं को आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगला आता है आपका मिश्रण और यौगिक। तो देखो, जो मिश्रण होता है वो आपका तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं। जो तत्व होते हैं या यौगिक होते हैं तो ये आपके केवल मिश्रण बनाने के लिए होते हैं, इनमें कोई नया पदार्थ नहीं होता है। जबकि यौगिक में क्या होता है, एक पदार्थ क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करता है, ठीक है। तो मिश्रण आपका वो होगा, जैसे तत्व हो गया तो ये आपका तत्व ही बनाएंगे, ठीक है, नया पदार्थ नहीं बनाएंगे। और जो यौगिक होता है आपका, वो क्रिया करके आपके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। फिर अगला आता है आपका तत्व किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं करते, संगठन परिवर्तनीय होता है। और जो आपका यौगिक होता है, नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है, ठीक है। तो जो नया पदार्थ बनेगा उसका संगठन तो स्थायी होगा, लेकिन तत्व के, जब आप तत्व की बात करेंगे तो इस पदार्थ का निर्माण, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा तो संगठन क्या होगा, अपरिवर्तनीय रहेगा। तो उसी जैसे तत्व होगा तो वो तत्व ही रहेगा, ठीक है। तो उसका संगठन तो वही रहेगा। जो धातु होगा तो धातु ही रहेगा, ठीक है, अधातु तो नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसको डिफाइन कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है आपका मिश्रण में उपस्थित घटक अपने गुणधर्मों को दर्शाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। तो जो आपका तत्व होता है, तत्व में आपके मिश्रण में उपस्थित घटक अपने गुणधर्मों को दर्शाते हैं। तो जो तत्व का मिश्रण होगा, इनमें क्या होगा, ये अपने ही गुणधर्मों को, जो इस तत्व के गुणधर्म होंगे, मिश्रण भी उसी गुणधर्म को अपनाएगा। लेकिन यौगिक में ऐसा नहीं होता है। यौगिक में जो होता है आपके गुणधर्म, वो पूरी तरह से आपके अलग अलग होते हैं। अगला पॉइंट आ जाएगा आपका घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है, ठीक है। तो जो इसके घटक होते हैं, इनको भौतिक विधि द्वारा आसानी से पृथक किया जा सकता है, यानी हम आसानी से इसको सामान्यतः पृथक कर सकते हैं। लेकिन आपकी अगर यौगिक की बात करें तो यौगिक में आपका रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही आपका पृथक किया जा सकता है, ठीक है। तो यौगिक को आपको या तो रासायनिक प्रक्रिया करनी पड़ेगी या तो वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। जैसे इसका उदाहरण हो गया आपका लोहा हो गया, गंधक का मिश्रण हो गया, ठीक है। तो आपका लोहा और गंधक का मिश्रण है आपका, तो इसको भौतिक प्रक्रिया द्वारा आप आसानी से अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यौगिक की बात करें और गंधक और लोहा को आपस में क्रिया करके आयरन सल्फाइड बनाते हैं, ठीक है, तो यौगिक आप आयरन सल्फाइड इसमें बन जाता है। अगला आता है आपका इसमें स्थिर अनुपात का नियम। तो ये लॉ भी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो जो रासायनिक यौगिक होते हैं वो द्रव्यमान के अनुसार सदैव समान अनुपात में परस्पर संयुक्त समान तत्वों का बना होता है। यानी जो रासायनिक यौगिक है वो द्रव्यमान के अनुसार सदैव समान अनुपात में परस्पर संयुक्त समान तत्वों से बना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो रासायनिक यौगिक होते हैं वो आपके सदैव समान अनुपात में होते हैं। जैसे आपका H2O हो गया, ठीक है, तो हाइड्रोजन का आपका परमाणु क्रमांक हो गया 1 और ऑक्सीजन का हो गया 8, ठीक है। तो ये एक समान प्रकार से होंगे, ऐसा नहीं होगा कि आप किसी जो है अलग अलग टाइप के होंगे। अगला आता है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको भी मार्क कर दो और नोट कर दो। तो जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है आपका, वो है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान को बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये भी आपने पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा और 12th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो कहता है आपका कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान को बनाया जा सकता है और ना ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला आता है आपका निम्न के लिए पृथक करने की विधि बताइए, ठीक है। तो आपको गेहूं से भूसा, पानी से रेत, दाल से कंकड़, साधारण नमक से कपूर का पाउडर, दूध से मक्खन, अशुद्ध फिटकरी से शुद्ध फिटकरी, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन आपको करने हैं। आगे आता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इनके पीछे का क्या उद्देश्य हो सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी, क्रिस्टलीकरण हो गया आपका, आसवन विधि हो गया आपका, अपकेंद्रीकरण विधि हो गया। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो। और मैंने आपको सब कुछ ये बता रखा है, तो इसलिए मैं आप वीडियो को ज़्यादा लंबी न करते हुए
आपको वीडियो यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। आपको एक बार इसके क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, रेत, अमोनियम क्लोराइड तथा साधारण नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए विधि सुझाइए। तो ये भी मैंने आपको बताया है। अगला है, अल्कोहल को किस विधि द्वारा पानी से अलग किया जाता है, पूरी विधि को विस्तार से बताइए। तो ये भी मैंने आपको बताया है। जो पानी हम निगम से प्राप्त करते हैं उससे तब भी उसमें बहुत सी अशुद्धियाँ, कीटाणु रह जाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो ये भी मैंने आपको बताया था, जो आपको क्लोरीन वाला बताया था, ठीक है। अगला है आपका, ये तो आपकी एक्टिविटी होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। क्वेश्चन तो खैर आप करेंगे नहीं, क्योंकि आप ये हैं जो लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार से जो मैंने आपको टॉपिक समझाया, आप इसी से आपके नोट्स बना के, वन लाइनर नोट्स बना के, जैसे हो गया आपका वाष्पीकृत हो गया, या हो गया आपका जैसे विलयन किसको कहते हैं, तो विलयन लिख दो, उसके आगे लिख दो विलयन में विलायक होता है और एक विलेय होता है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला जो आपका नोट्स बनेगा इस प्रकार से, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे ये आपका पहला, तो एक नज़र में आपका यहाँ से बन जाएगा शुद्ध अशुद्ध पदार्थ। तो पहले आ जाएगा आपका शुद्ध पदार्थ क्या होता है। तो शुद्ध पदार्थ के आगे लिख दो कि जिसमें समान क्या होते हैं, आपके समान कण उपलब्ध होते हैं, ठीक है। जिसमें समान कण होते हैं, तो समान कण उपलब्ध लिख दो। फिर वन लाइनर के तौर में आप इसका जो है नोट्स बना सकते हैं आराम से। जब तक यार आप लिखेंगे नहीं तब तक आपके दिमाग में चीज़ें घुसेंगी नहीं, ठीक है। अगर वीडियो एक बार में समझ नहीं आती है तो दोबारा देखो, तो आराम से देखो, पॉज करके देखो, नोट्स बनाओ, लिखो, उसके बाद से फिर बनाओ, ठीक है। अब आगे आ जाता है, एक शुद्ध पदार्थ में एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो इनका तो एक ही था। फिर आगे आ जाता है जो आपका पदार्थ का, अगर नोट्स बनाएंगे तो पदार्थ लिखेंगे, तो पदार्थ के आगे लिखेंगे कि इनको जो है, यह एक द्रव्य है, उसके आगे लिख देंगे द्रव्य को पृथक नहीं किया जा सकता, यह एक ही प्रकार के कणों से बना होता है। तो पदार्थ में लिखेंगे एक ही प्रकार के कण, ठीक है, एक ही प्रकार के कण हो गए। उसके बाद अगला हो गया आपका मिश्रण हो गया। जैसे तो मिश्रण में आ जाएगा आपका, मिश्रण एक पदार्थ है जो दो या दो से अधिक, यहाँ पे लिख दो दो या दो से अधिक यौगिकों से बना, या दो या दो से अधिक तत्वों से बना। तो इस प्रकार से आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को यार लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जो आपके दोस्त भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपको मैं तीसरा चैप्टर लेके आऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो हो सकता है मैं, क्या पता, एक दिन में आपके 2 चैप्टर कंप्लीट करा दूँ। तो उसके बाद हम डायरेक्ट, जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम सीधे क्वेश्चन आंसर शुरू कर देंगे इनके, ठीक है। तो इस प्रकार से हम पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद ही क्वेश्चनों को छेड़ना है। अगर आप सिलेबस से पहले ही अगर आप क्वेश्चन पे जाते हो तो क्वेश्चन पे आपको हो सकता है समझ में नहीं आएगा, आप डिमोटिवेट हो जाओगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।